हेलो हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी में हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। और इसमें आज का जो हमारा हॉट टॉपिक रहेगा वो है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो आज के सेक्शन में हम डैमेज के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर रिपेयरिंग में। तो डीएनए डैमेज की बात करें तो एक्चुअली में डीएनए डैमेज क्या है इसके बारे में, तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो बेसिक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसी भी सजीव की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव, ठीक है, तो उसकी समस्त जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो काई में है, सूचनाएं डीएनए के अंदर निहित हैं। और डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए बना हुआ है 4 टाइप के नाइट्रोजनी बेसिस से, जैसे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन, ग्वानिन, थायमिन। और इसी की दोहरी रज्जु जो कि इसके विपरीत है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो हो गया थायमिन, एडेनिन, सिस्टोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन, सिस्टोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। क्लियर है? ये हो गया हमारा डीएनए का सेगमेंट। और इस डीएनए सेगमेंट में इन विशिष्ट सूचनाओं को या जो क्रम है जो कि अमाइनो एसिड्स के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उनको क्या किया जाता है? 3-3 के क्रम में क्या किया जाता है? चूज, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिपल कोड। तो एक्चुअली में अगर अपन डीएनए की बात करें तो एक डैमेज तो होता है फिजिकली, कि फिजिकली कोई भी प्रेशर लगा या कोई भी मतलब आघात लगा जिसकी वजह से डीएनए पूरी तरीके से टूट फूट के डैमेज हो गया, पूरी तरीके से कुचल गया, लाइटिक फ्लूइड टाइप, ठीक है, तो वो तो पूरी तरीके से नष्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर अपन डैमेज की बात करें तो बेसिक डैमेज किस टाइप से हो सकती है कि यहाँ पे molecular basis of DNA डैमेज। और अगर मॉलिक्यूलर बेसिस की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में हमें यहां पे डिस्कस करना होगा डीएनए की क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर संरचना को। और उस मॉलिक्यूलर संरचना में जो डैमेज है उसको हमको नोटिफाई करना पड़ेगा म्यूटेशन में। उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का अगर अपन बात करते हैं तो उत्परिवर्तन जरूरी है डैमेज के लिए, मतलब एक्चुअली में उत्परिवर्तन से ही डैमेज यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। तो उत्परिवर्तन का डिस्कशन हमारे लिए ज़रूरी है। और उत्परिवर्तन सबसे पहले लगभग 1910 में हुगो डी व्रीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्रोसोफिलाज में आइडेंटिफाई किया और उन्होंने भी इसी चीज़ को समझाया। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे म्यूटेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम डैमेज की बात कर रहे हैं तो डैमेज का सबसे बड़ा जो कारक है वो म्यूटेशन ही है। क्लियर है? या अगर हम बात करें डीएनए में डैमेज की वजह से ही म्यूटेशन कॉज होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में संबंध है, तो हम दोनों को भी पढ़े या एक को पढ़े तो सेम ही मैटर बाहर आएगा, ठीक है। अब म्यूटेशन की हम बात करें तो म्यूटेशन जो है उत्परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि जीवों की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या जो कार्यकारिणी है फंक्शनैलिटी, उसमें अकस्मात आने वाले और दूरगामी अगर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, दीज आर क्या हो गए? म्यूटेशंस, उत्परिवर्तन। अब ये उत्परिवर्तन की भी हम बात करें तो किसी सजीव के जीवन चक्र में किसी भी तरीके से आ सकते हैं ये, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड, प्रेरित तरीके से या स्वतः। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर अपन बात करें तो ये जो उत्परिवर्तन है, अगर ये इसकी कायिक कोशिकाओं में, कायिक मतलब सोमेटिक सेल्स तक है, तो ये केवल उस जीव द्वारा होगा और वो रिपेयरेबल भी होता है, ठीक है। और रिपेयर नहीं हुआ तो उस जीव के साथ ही रहेगा, जीव के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये उसकी जनन कोशिकाओं में चले गया, जेनेटिक या गोनेडियल सेल्स,
तो गोनिडियल सेल्स में जाने पर ये कहाँ जाएगा, उसकी प्रोजेनी में, और प्रोजेनी से जाएगा उसकी प्रोजेनी में। तो ये अगर उसके जेनेटिक सेल्स में है तो इस प्रकार के डीएनए के म्यूटेशन या जो डैमेज है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं आनुवांशिक विपथन। ठीक है, आनुवांशिक रोगों के नाम से या विपथन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गया परमानेंट और ये हो गया एक तरीके से टेम्परेरी, जो जीव तक सीमित है और जीव तक ही क्या होता है, हो सकता है उसके जीवन काल में सही भी हो जाए या फिर उसकी जीवन काल तक ही ये कंप्लीट रहेगा, दूसरों में ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ जो बेसिक मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं डीएनए डैमेज की, वो 4 तरीके से हो सकती है। और इस 4 तरीके को अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस पे, तो पहला तरीका मॉलिक्यूलर बेसिस का जो आता है दैट इज डिलीशन। समझना, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म्स नहीं समझा रहा हूं, मैं केवल मॉलिक्यूलर आणविक तरीके से आप डीएनए डैमेज किसको कह सकते हैं, क्लियर है। तो हम डैमेज उसको कह सकते हैं, कोई भी मशीन है, खिलौना है, जीव है या कोई भी कार्य करने की हमारी कोई वस्तु है, अगर वो उस फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकती तो हम उसको क्या बोलेंगे, डैमेज। जैसे कि मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर का कार्य है यहाँ पे हाईलाइट करके ब्लैक इंक से एक लाइन ड्रॉ करना। ऐसे में अगर ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा तो हम कह सकते हैं कि दैट इज इन नॉट वर्किंग कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं डैमेज। तो डैमेज 2 तरीके से हो गया, सब कुछ साफ है, बिल्कुल न्यू है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वर्किंग एबिलिटी में नहीं है, तो ऑल्सो नोन एज डैमेज। दूसरा यहाँ पे एक और है, अगर इस ब्लैक के अंदर मैं इसमें इंक डाल दूं कोई दूसरी, क्लियर है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कलर में वेरिएशंस कोड करेगा, क्लियर है, वो भी हम क्या कहेंगे, डैमेज। पहले वाले कंडीशन भी डैमेज, ये नहीं चल रहा उसको भी हम क्या कहेंगे, डैमेज। और तीसरा डैमेज तो फिजिकल है ही, अगर इसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के कुचल दिया जाए तो ये वैसे ही कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, तो दैट इज डीएनए डैमेज। तो डीएनए डैमेज के अलग अलग रूप है, ठीक है। तो वही सेम एग्जांपल के साथ, तो यहाँ पे केवल मैं मॉलिक्यूलर बेसिस बता रहा हूँ कि डीएनए डैमेज एक्चुअली में क्या है। तो फर्स्ट इज डिलीशन। डिलीशन को हिंदी में अगर हम बोले तो वो हो गया विलोपन, विलोपन। अब ये विलोपन क्या होता है इसको समझते हैं। तो डीएनए बना हुआ है द्विरज्जु संरचना से, ठीक है, और यहाँ सामने बना देते हैं, डीएनए बना हुआ है एक द्विरज्जु की संरचना से, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको लीनियर कंडीशन में ही बना रहा हूं ताकि कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो एक लीनियर कंडीशन के अंदर है, और इसमें ये हो गए एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, सिस्टोसिन। या इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए पहले, जिसको हम यहां पे अगर समझाएं तो यहां एक एग्जांपल लिख रहा हूं, द डॉग कैन ईट जैम। मतलब समझना, हमने कहा कि जो नाइट्रोजनी बेसेज हैं वो यहां पे एक ट्रिपल कोड्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, और इनका जो विश्लेषण है या जो रीडिंग है वो 3 की कैटेगरीज के अंदर होती है, जिसे हम ट्रिपल कोड कहते हैं या कोडोन कहते हैं। और प्रत्येक एक कोडोन जो है वो एक स्पेशल अमाइनो एसिड को वहन करता है या उसकी सूचना निहित रखता है। ये संरचना है हमारे सामने। तो इस पे जाने से पहले एक बार यहाँ आते हैं। हमारे पास 3 की कोडिंग में एक डीएनए पे सूचना है, और उस सूचना में है कि द डॉग कैन ईट जैम। क्लियर है, 3 की कोडिंग में है। तो अब हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिलीशन। डिलीशन फिजिकल मेथड से स्पॉन्टेनियस या केमिकली क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसी कारण से कोई केमिकल म्यूटेशन, कोई रेडिएशन की वजह से रेडिएशन आई, और यहाँ पे केमिकल की वजह से या कोई मतलब फिजिकल डैमेज के कारण, टेम्परेचर के कारण, या फिर एंजाइमेटिक तरीके से यहाँ पे जो थायामीन था
वो थायामीन यहाँ से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। हम पूरे बेस पेयर की बात करते हैं तो लो ये मैंने पूरा का पूरा जो बेस पेयर था उसी को क्या कर दिया, हटा दिया, और ये एडेनिन और जो थायामीन था वो यहाँ से क्या हो गया, रिलीज। अब कहने में है कितना बड़ा डीएनए है, उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड कम हो गया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है, हो गया तो हो गया। लेकिन अगर हम इस होने के कारण को समझें तो ये क्या इफेक्ट डालेगा, वो इफेक्ट ये डालेगा, ये रहा। हम इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, ये जो है 1 2 3, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो आपकी क्या कैटेगरी बनती है, जो सूचना प्रेषित होगी। पहली बात तो या तो सूचना प्रेषित ही नहीं होगी, और अगर वो प्रेषित हुई तो क्या हो गया, द सेम रहेगा, डॉग सेम रहेगा, कैन में से सी ए, और जब एन हट जाएगा तो आगे की तरफ फ्रेम शिफ्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हो गया की, सी ए एन की जगह हो गया की। अब 80 में से ई निकल चुका है तो उधर से जी आएगा, ये हो गया, और ए एम के अंदर आगे से कोई सोन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सूचना बनती है द डॉग की एड्स एम। कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के ना कोई समझ सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब सूचना ही नहीं समझी जा रही तो प्रोटीन भी गलत कोड होगा, और इस प्रकार का कोड हुआ प्रोटीन या तो कोई साइड इफेक्ट दिखाएगा या फिर वो कोई काम का नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे में ये दोनों की दोनों चीज़ें नुकसानदायक है, क्योंकि कोशिका का लगभग 80% ऊर्जा जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में व्यय हो जाती है। इस प्रकार के प्रोटीन या तो कोशिका में कोई दुष्परिणाम करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो 80% ऊर्जा को तो नुकसान में दे ही दिया। क्लियर है? तो ऐसे में डिलीशन क्या हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है, किनारे से एक एक करके हो सकता है, या बीच में से हो सकता है। अर्थात एक बेस पेयर का, अगर एक बेस पेयर या एक बेस पेयर से ज़्यादा बेस पेयर्स का अगर डिलीशन या विलोपन होता है, नोन एज डिलीशन, जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्टिंग होगी। फ्रेम शिफ्टिंग के कारण जो सूचनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हमारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलर में, डिलीशन के बाद ले लेते हैं इंसर्शन। इंसर्शन और इंसर्शन की अगर अपन बात करें तो इंसर्शन में हम ये कह सकते हैं, इंसर्ट का मतलब होता है, मतलब इंसर्ट होना, समाकलित होना, समाकलित या समाकलन, बीच में समाकलित हो जाना। तो इसके लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में, डिलीशन वाले ही एग्जाम्पल में क्या किया हमने, एक बीच में एग्जाम्पल और ला रहे हैं, और यहाँ पे एक वर्ड नया जोड़ दीजिए, दैट इज जी, बीच में ऐड कर दिया। तो ऐड करते हैं तो देखते क्या होगा, द सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, मतलब डॉग तक। अब क्या हो जाएगा, सी ए ई की जगह ये हो जाएगा जी सी ए, ई हट जाएगा, ई अब आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया ई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो था, सॉरी, यहाँ हो जाएगा सी ए, ये हो गया के एन ई ए, और ये हो जाएगा टी जी ए, और एम चले जाएगा बाहर। क्लियर है? तो यहाँ पे द डॉग, ठीक है, सी जी ए, एन ई ए, टी जी ए, सूचनाएं पूरी तरीके से क्या हो गई है, डैमेज, दैट इज इंसर्शन। अर्थात किसी एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के गायब हो जाने से भी फ्रेम शिफ्टिंग होगी, और अगर कोई नया न्यूक्लियोटाइड समाकलित हो जाता है तो उससे भी आगे के ट्रिपल कोडिंग में क्या हो जाएगा, व्यवधान उपस्थित होगा। ठीक है, अब यहीं एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थर्ड वाला जो है वो हो जाता है इनवर्जन। इनवर्जन को हम हिंदी में कह सकते हैं एक तरीके से प्रतिलोम कह देते हैं, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोमन में एक है अंतर, वो ये है, इस एग्जाम्पल से हम समझें तो जो हमारा यहाँ पे एडेनिन और थायामीन था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, थायामीन और एडेनिन। अर्थात
ये अपनी जगह पे क्या हो चुके हैं, इन्वर्ट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो DOG था वो DOG में नीचे का जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड था वो कहाँ चले गया, ऊपर आ गया। तो हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमारा रिजल्ट बनेगा, यहाँ आ गया द, DOG की जगह हम बोल देते हैं DOC, फिर CANEAT एंड GAM। इस प्रकार के इन्वर्जन में मतलब उतना ही हिस्सा व्यवधित हुआ जो इन्वर्जन में इनबिल्ट था। क्लियर है, जो उसके अंदर समाकलित हुआ। तो द डॉग कैन ईट जैम के स्थान पे केवल और केवल क्या बदल गया, डॉग बदल गया। तो अब ये भी समस्या की बात है कि कौन जैम खा रहा है, डॉग नहीं पता, चेंज हो चुका है सूचना। तो ये भी एक तरीके से क्या है, म्यूटेशन। चौथा टाइप हम यहां पे जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो ये जो 3 टाइप हमने पढ़े हैं ये तो एक तरीके से एक ही समान के गुणसूत्र या एक ही समान के DNA सेगमेंट पे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको 2 अलग अलग की जरूरत पड़े। तो ऐसे में अगर हम ट्रांसलोकेशन सेक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि DNA की किसी एक खंड से किसी चीज का हटना और उसका वहां से दूसरी जगह पे क्या हो जाना, जाकर जुड़ जाना। तो एक तरीके से इसमें दोनों घटनाएं हो रही है, एक जगह से डिलीशन हो रहा है और दूसरी जगह पे इंसर्शन हो रहा है। तो जिस जगह पे डिलीशन हो रहा है वहां पे भी जो ट्रिपल कोडोन है उसको चेंज करेगा, और जहां पे डिलीशन इंसर्शन हो रहा है वहां पे जाके भी वो एक एक बेस पेयर को बढ़ाएगा। तो जो फ्रेम शिफ्ट है वो होके रहेगा, जिसकी वजह से सूचनाओं का जो प्रसारण है या जो अभी व्यक्ति है वो इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कि DNA डैमेज होता कैसे है। तो DNA डैमेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया स्वतः। स्वतः का मतलब अपने आप, और ये जो अपने आप शब्द है ये ना तो फिक्स है कि कब होगा, ना ही ये पता है कि कितना होगा, ठीक है, और ये भी नहीं पता है कि ये कितनी देर रहेगा। दैट इज स्वतः। तो ये स्वतः होने वाली चीजें अगर हम बांटें तो इसको हम बांट सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द रेप्लिकेशन। ये जो स्वतः है ये किस किस बेस पे हो सकता है, एक तो रेप्लिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान कोई फैक्टर की कमी की वजह से, कोई न्यूक्लियोटाइड की वजह से, ठीक है, या कोई जो एंजाइम है उसकी वजह से अगर DNA के किसी न्यूक्लियोटाइड के पेयरिंग में गड़बड़ होती है या पहचान में गड़बड़ होती है तो इस प्रकार से DNA डैमेज जो है वो हमको यहाँ पे प्रेक्षित होता है, जिसकी हालांकि क्या होता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा क्या की जाती है, प्रूफ रीडिंग, और ये प्रूफ रीडिंग लगभग 10,000 से 50,000 और भी 1 लाख तक यूकैरियोट्स में 10,000 से 50,000 बेस पेयर जो है या न्यूक्लियोटाइड जो है उनके अंदर 1% गलती होने की संभावना होती है। और उस 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, ओनली एक गलती, 1% तो बहुत ज़्यादा होता है, 1000 का 1% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करें एक गलती होने की गुंजाइश होती है, उसकी प्रूफ रीडिंग करता है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट और उसको पहचान कर उस गलत न्यूक्लियोटाइड को निकालकर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर उसको सतत बना देता है। तो ये DNA रिपेयर मैकेनिज्म में आ जाता है। तो स्पॉन्टेनियस में एक। दूसरा स्पॉन्टेनियस में हम ले सकते हैं टेम्परेचर का भी डायरेक्ट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि DNA की संरचना में क्या पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दुर्बल है, प्रबल तो दिख रहे हैं लेकिन दुर्बल इसलिए क्योंकि वो टेम्परेचर पे या प्रेशर पे टूटने वाले बॉन्ड्स हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो ऐसे में DNA के नेचुरेशन डीनेचुरेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस DNA के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं उन पे भी प्रेशर का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है,
ठीक है। वहीं टेम्परेचर के साथ में अगर पीएच की क्वालिटी में भी गड़बड़ होती है, जैसे कि पीएच लगभग 11 से ऊपर जाता है, तो जो एस्टर बॉन्ड्स है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, वो भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो डीएनए को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तीसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हालांकि ये फिजिकल म्यूटेंट है, लेकिन नॉर्मली लाइट में सीधे सीधे इंसान जो है या जो प्लांट्स हैं वो डीएनए मतलब सीधे संपर्क में तो नहीं आता, लेकिन सेल्स के थ्रू रेडिएशन तो भेद के अंदर तक जाती है। और जो दृश्य है तो सनलाइट से हम केवल और केवल विजिबल लाइट को ही तो देख सकते हैं, दृश्य को, जो कि लगभग अपने आ रही है 360 380 से 700 तक, 680 जा रही है, ठीक है। 360 कर देते हैं, 360 से 700 तक जो है वही तो हमारे काम की है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी है, यहाँ पे है इंफ्रा रेड, यहाँ पे है इंफ्रा रेड। दूसरा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट। और बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, एक्स रेज। ये बहुत घातक है, ठीक है। तो ऐसे में हमको तो केवल दृश्य दिख रही है सूरज से, लेकिन सूरज से ये और ये रेज भी तो साथ में आ रही हैं। तो डीएनए इनमें से जो है वो लगभग 260 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट हो जाता है। तो ये तो स्वतः है, जो हमने प्रेरित नहीं करी, अपने आप हो रही है। उसके अलावा कई केमिकल म्यूटेजेंस भी है जो बॉडी के अंदर बनते हैं और उन बॉडी के केमिकल्स की वजह से म्यूटेशन कॉज होता है। तीसरा, ऐसे बेसिस की बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने तो डीएनए में केवल पढ़े हैं एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन और सिस्टोसिन, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत बेसिस होते हैं जो इन्हीं की तरह फंक्शंस करते हैं और डीएनए की संरचना में जुड़कर डीएनए की संरचना को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। आगे बात, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अपने आप अगर कोई चीज़ हो रही है जिसको हमकी नॉलेज नहीं है या हमारे सामने नहीं हो रही, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, स्पॉन्टेनियस में। स्पॉन्टेनियस डैमेज स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा, जैसे कि जब हम इतना प्रगत एडवांस स्टडीज कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी की नींव रख चुके हैं, तो ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है एक्चुअली में कर क्या रही है, वो इस डीएनए जो डैमेज है उसको रिपेयर करने का ही तो कार्य करती है। इसी का तो बेसिक है वो, क्लियर है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्रेरित तरीके से डीएनए को अलग अलग म्यूटेजन से क्या करवाते हैं, प्रेरित कराते हैं, डीएनए डैमेज कॉज करते हैं, ताकि हम डीएनए रिपेयरिंग के मैकेनिज्म को समझ सकें। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट जो दे रहे हैं वो हो गया कौन सा, स्पॉन्टेनियस के बाद में इंड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है इंड्यूस, INDUCED, डैमेज। और इंड्यूस की आप बात करते हो तो इसको बोलते हो प्रेरित। अब प्रेरित पे अगर अपन चल रहे हैं तो प्रेरित डीएनए डैमेज की तरफ अगर हम कहें तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा कौन से सब्सटेंस है जिनकी वजह से डीएनए डैमेज होता है, क्लियर है। तो ऐसे में अगर अपन कहें तो वो एलिमेंट्स जो डीएनए डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं, दीज आर न्यून एज म्यूटेंट्स या म्यूटाजन्स। म्यूटा का मतलब हो गया म्यूटेशन और जन का मतलब हो गया इंड्यूस करने वाले, इंड्यूसर, प्रेरित करने वाले, क्लियर है। इसको बोलते हैं म्यूटाजन्स। अब म्यूटाजन्स की कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएशंस आ जाते हैं। फर्स्ट वेरिएशन आ जाता है फिजिकल म्यूटाजन्स और सेकंड वेरिएशन जो आ जाता है वो हो गया हमारे पास में केमिकल म्यूटाजन्स। इस टॉपिक को ढंग से देखिएगा क्योंकि आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसके अंदर ये बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है और डीएनए डैमेज को केवल इतना सा बता रखा है कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग में आने वाली चेंजेस जो है डीएनए डैमेज कहलाती है और ये जीव की आनुवंशिकी को बिगाड़ देती है, उसके उपापचय क्रियाओं को बिगाड़ देती है। प्रोटीन्स न बनने के कारण जीव जो है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है और काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये म्यूटेशन जो है वो स्थायी और परमानेंट स्थायी और अस्थायी रूप में जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में इस कंसेप्ट को समझना, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉट यूजी। अगर आप पीजी में भी जाते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी में तो भी ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इंड्यूस्ड डैमेज की हम बात कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स मैं मिटा देता हूँ।
म्यूटाजेंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड में, और इंड्यूस्ड में जो म्यूटाजन ले रहे हैं उसकी हमने दो कैटेगरीज बांट ली है। पहली कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो है फिजिकल म्यूटाजन। फर्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फिजिकल म्यूटाजन। अब फिजिकल म्यूटाजन के लिए अगर हम कहें तो फिजिकल का मतलब फिजिकली, जो आंखों से दिखे भी, मतलब रेडिएशन है नहीं भी दिखेगी, ठीक है, लेकिन फिजिकली अप्रोच जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो उसमें हम नंबर 1 पे डाल सकते हैं रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है, ठीक है, तो रेडिएशन को समझिए। रेडिएशन के यहाँ पे हम कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक बना देते हैं आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड रेडिएशन, दूसरा अगर अपन बात करें तो इसको बोल दे सकते हैं अनआयोनाइज्ड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब विकिरण, आयनाइज्ड का मतलब आयनकारी, ये हो गया आयनकारी, ठीक है, ये हो गया आयनकारी और ये हो गया आयनकारी। अब ये आयनकारी शब्द का क्या मतलब हुआ, तो आयनकारी शब्द का मतलब हो गया जिसमें आयन मतलब एनायन या कैटायन। तो अगर सीधे सीधे कहें तो कैटायन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की वजह से आयनाइजेशन जो है होता है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो केमिकल में हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन का ही तो मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, अर्थात पॉजिटिविटी कम हो जाएगी और वो अपचयित हो जाएगा, बस सिंपल सा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो अभी जो एग्जाम्पल हमने दिया था दृश्य का, दैट इज विजिबल, विजिबल लाइट, ठीक है, यह स्पेक्ट्रम जो कि लगभग चल रहा है 380 nm से कहाँ तक जा रहा है 680, 700 लिख देते हैं, 700 nm तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ गया आपका बिग बोर, ठीक है। इधर की तरफ अगर अपन चलें तो यहां पे जा रही है इंफ्रा रेड, उससे ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जाती है एक तरीके से रेडियो वेव्स, क्लियर है। इधर आइए, इधर अगर अपन आते हैं तो यहां पे आ गई अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट से आते हैं तो एक्स रेज, उससे और नीचे आते हैं तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और आगे बढ़िए डेल्टा, और ये हो गया कॉस्मिक। इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्रकाश स्पेक्ट्रम की अगर अपन बात करें तो इनके प्रकाश स्पेक्ट्रम जो हैं वो हमको मिल जाते हैं लगभग, अगर एक्स रेज की बात करते हैं तो ये है लगभग 10⁻⁻8 से 10⁻�9। इनकी अगर अपन बात करते हैं इनकी, तो ये हो जाते हैं लगभग 10⁻10 से 10⁻11 तक, मतलब 9 से चल रहे हैं 11 तक आ गए। यहाँ आते हैं कॉस्मिक की, तो ये हो जाता है लगभग 10⁻11 से 10⁻14 तक, उल्टा लिख देते हैं। ये हो गया यूवी, ठीक है, ये हो गई 10⁻6-7, ये हो गया 10⁻8 से 10⁻9, ये हो गया 10⁻9 से 10⁻11 तक। इसकी हम बात करें तो ये हो गया 10⁻11 से 10⁻14 तक, ठीक है। यहाँ अगर अपन जाते हैं तो ये स्पेक्ट्रम पॉजिटिव में जा रहा है। दोनों चीज़ों में एक चीज़ देखना, वेवलेंथ में भेदन क्षमता जो ऑसिलेशन मूवमेंट होती है अकॉर्डिंग इस फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, ये एक तरीके से मैक्सिमम है और ये हो गया उसका एक तरीके से नेटिव बेस। तो एक आवृत्ति, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं तो मतलब एक
कंप्लीट ऑसिलेशन, तो जितना जाएगा उतना ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई इसकी एक वेवलेंथ, और इकाई समय में या पर सेकंड के अंदर वेवलेंथ जो